हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा और आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के सदस्यों के सामान्य लक्षण। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। सबसे पहले आवास। तो देखिए किस प्रकार का आवास होता है। टेरिडोफाइटा के सदस्य ठंडे, गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के सदस्य ठंडे, गीले व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ सदस्य रेतीली मिट्टी पर भी उगते हैं। कुछ सदस्य रेतीली मिट्टी पर भी उगते हैं। तो यह हो गया इनका आवास। आपने पढ़ा ब्रायोफाइटा के सदस्यों में मुख्य जो पादप काय होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा के सदस्यों में मुख्य पादप काय जो होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है। इनका बीजाणु उद्भिद मुक्त जीवी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है और ये बीजाणु उद्भिद जो है वो जड़, तना और पर्ण में विभेदित रहता है। इनका मुख्य पादप काय जो होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है, जो मुक्त जीवी होता है, जो प्रकाश संश्लेषी होता है, ये इनका प्रभावी पीढ़ी होती है और यह जड़, तना और पर्ण में विभेदित रहता है, यानी कि इनके अंदर सहवन ऊतक भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के सदस्यों में या सदस्यों का मुख्य पादप काय, मुख्य पादप काय बीजाणु उद्भिद होता है। स्पोरोफाइट यह मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी होता है। जो जड़, तना व पर्ण में विभक्त होता है। जो जड़, तना और पर्ण में विभक्त होता है। तो ब्रायोफाइटा के सदस्यों के अंदर मुख्य जो पादप काय था वो युग्मकोद्भिद था, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइटा के अंदर मुख्य पादप काय जो होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है और बीजाणु उद्भिद जो है वो जड़, तना और पर्ण में विभेदित रहता है। ठीक है, जो स्वतंत्र जीवी होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। अगला लक्षण देखिए, इनमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। यहाँ जो पर्ण होती है वो दो प्रकार की होती है। इनमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं जिन्हें लघु पर्ण कहते हैं
और इनके अंदर बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, इन्हें गुरु पर्ण कहते हैं। तो इनके अंदर दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। इनमें पाई जाने वाली छोटी पत्तियों को लघु पर्ण तथा बड़ी पत्तियों को गुरु पर्ण या वृहद पर्ण, गुरु पर्ण या वृहद पर्ण कहते हैं। पत्तियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। बड़ी पत्तियां होती हैं तो इसे गुरु पर्ण कहा जाता है, अगर छोटी पत्तियां होती हैं तो इसे लघु पर्ण कहा जाता है। इनके अंदर बीजाणुधानियां बनती है, इनके अंदर बीजाणुधानियां बनती है। तो अगर बीजाणुधानी जो होती हैं वो पर्ण सदस्य संरचना पर, पत्ती की तरह संरचना पर बनती हैं, इन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं, इन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं। अगर ये पत्ती की तरह संरचना लघु पर्ण है तो ये लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है, ठीक है ना। और अगर ये पत्ती की तरह संरचना गुरु पर्ण है तो इसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। यानी कि इनके अंदर बीजाणुधानियां बनती हैं और बीजाणुधानियां बीजाणु पर्ण पर बनती है। बीजाणुधानियां जो होती है वो बीजाणु पर्ण पर बनती है। बीजाणु पर्ण अगर लघु पर्ण है तो यह लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है, अगर ये गुरु पर्ण है तो ये गुरु बीजाणु पर्ण कहलाता है। इनके अंदर बीजाणुधानियां बनती हैं और बीजाणुधानियां पत्ती की तरह संरचना पर बनती हैं, जिन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं। और ये बीजाणु पर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण। इनमें बीजाणुधानियां बनती हैं, बीजाणुधानियां बनती हैं जो पत्ती की तरह संरचना पर बनती हैं, जिन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं, बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो बीजाणु पर्ण कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार, लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण। और ये बीजाणु पर्ण जो है वो लघु पर्ण है, लघु पर्ण है। तो इस पर बनने वाली बीजाणुधानी जो होती है वो लघु बीजाणुधानी होती है। और लघु बीजाणुधानी की अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। और जब ये अगुणित बीजाणु अंकुरित होते हैं तो युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जो स्वतंत्र जीवी होता है, जो प्रकाश संश्लेषी होता है। अगर बीजाणु पर्ण गुरु पर्ण है तो ये गुरु बीजाणु पर्ण कहलाता है। और गुरु बीजाणु पर्ण पर जो बीजाणुधानी बनती है वो गुरु बीजाणुधानी कहलाती है। गुरु बीजाणुधानी के अंदर जब द्विगुणित जो कोशिकाएं होती हैं वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु बनते हैं। और जब ये गुरु बीजाणु अंकुरित होते हैं तब युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इनसे जब युग्मकोद्भिद निर्मित होता है वो मादा युग्मकोद्भिद होता है। जबकि लघु बीजाणुधानी की कोशिकाओं से जब बीजाणु बनते हैं तो इससे जब युग्मकोद्भिद विकसित होता है तो वो नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। तो यहाँ लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा
और गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणु जो होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। गुरु बीजाणु जो होते हैं वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्यों के अंदर जब बीजाणु पर्ण संघनित होकर एक संरचना बनाते हैं और इस संरचना को शंकु कहा जाता है। कुछ टेरिडोफाइटा सदस्यों में बीजाणु पर्ण सघन होकर शंकु का निर्माण करते हैं। शंकु स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। सिलेजिनेला एक्विसिटम आदि के, ठीक है, जिनमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, जिनमें लघु पर्ण पाई जाती हैं, इनका उदाहरण है सिलेजिनेला। और जिनके अंदर गुरु पर्ण पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है फर्न। फर्न के अंदर गुरु पर्ण पाए जाते हैं और सिलेजिनेला जो होता है इनके अंदर लघु पर्ण पाए जाते हैं। तो बीजाणु धानियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार, गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी। बीजाणु धानी के अंदर जो द्विगुणित कोशिकाएं जो होती हैं, इन द्विगुणित कोशिकाओं से ही बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो इन कोशिकाओं को बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। अगर गुरु बीजाणु धानी है तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अगर लघु बीजाणु धानी है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। बीजाणु धानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो देखिए, जब ये अगुणित बीजाणु बनते हैं तो ये अगुणित बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तब युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। और ये बनने वाला युग्मकोद्भिद जो होता है वो अगुणित होता है, मुक्त जीवी होता है और इन पर लैंगिक अंग पुधानी और स्त्रीधानी बनते हैं। तो बीजाणु बनने के आधार पर टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु और विषम बीजाणु। अगर बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं तो उन्हें सम बीजाणु कहा जाता है। अगर बीजाणु अलग अलग आकार के होते हैं तो उन्हें विषम बीजाणु कहा जाता है। गुरु बीजाणु है और जब गुरु बीजाणु का अंकुरण होगा तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। अगर यहाँ लघु बीजाणु है और लघु बीजाणु का अंकुरण होगा तो वहां नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ लघु बीजाणु के अंकुरण से जब युग्मकोद्भिद बनता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है और गुरु बीजाणु के अंकुरण से जब युग्मकोद्भिद बनता है उसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरित होने से मुक्त जीवी
असंश्लेषी अस्पष्ट युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इसे प्रोथेलस कहते हैं। इसे प्रोथेलस कहते हैं। देखिए, जब अगुणित बीजाणु बनते हैं तो यहाँ अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद प्रारंभ होती है। जब ये बीजाणु अंकुरित होते हैं तब युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, मुक्त जीवी होता है। ठीक है, और इसलिए इसे प्रोथेलस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अस्पष्ट होता है, ठीक है, अल्प विकसित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रोथेलस कहा जाता है। और इस युग्मकोद्भिद पर जनन अंगों का निर्माण होता है। इस युग्मकोद्भिद पर जनन अंगों का निर्माण होता है। ये युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद हो सकता है, ये युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद हो सकता है। ठीक है, जब इस युग्मकोद्भिद का निर्माण जो अगुणित बीजाणु यानी कि गुरु बीजाणु से होता है तो ये युग्मकोद्भिद कैसा होगा? मादा युग्मकोद्भिद होगा। ये युग्मकोद्भिद का निर्माण जो है वो लघु बीजाणु से होता है तो ये नर युग्मकोद्भिद होगा। ठीक है, इस युग्मकोद्भिद पर लैंगिक अंग जो होते हैं पुधानी और स्त्रीधानी का निर्माण होता है। इस युग्मकोद्भिद पर लैंगिक अंग पुधानी व स्त्रीधानी बनते हैं। पुधानी व स्त्रीधानी बनते हैं। अब पुधानी से नर युग्मकों का निर्माण होता है और स्त्रीधानी से एक अन्य युग्मक बनता है। ठीक है, पुधानी में निर्मित जो युग्मक होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, इन्हें पुंगणु कहा जाता है। इन्हें पुंगणु कहते हैं। इन पुंगणुओं को जल में छोड़ दिया जाता है और जल के द्वारा जब ये स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं तो स्त्रीधानी के अंदर स्थित अंड से संगलित हो जाते हैं और जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, उससे भ्रूण बनता है और भ्रूण बन के इस नए पादप काय का निर्माण होता है और वो पादप काय होता है बीजाणु उद्भिद, जो जड़, तना और पर्ण में विभेदित होता है। और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है बीजाणु उद्भिद, तब ये प्रोथेलस जो होता है वो समाप्त हो जाता है। प्रोथेलस जो होता है वो समाप्त हो जाता है। पुधानी में बने पुंगणु को जल में छोड़ दिया जाता है। जल में छोड़ दिया जाता है। जो स्त्रीधानी तक पहुंचकर अंड से संगलित हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज से
बीजाणु उद्भिद पीढ़ी बनती है जो टेरिडोफाइटा के सदस्यों की प्रभावी यानी कि मुख्य पीढ़ी होती है। युग्मनज से बीजाणुद्भिद का विकास होता है जो टेरिडोफाइटा सदस्यों की मुख्य प्रभावी पीढ़ी है, प्रभावी अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेरिडोफाइटा के अंदर युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद बनते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, यानी कि टेरिडोफाइटा के सदस्यों का मुख्य पादप काय जो होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है, और बीजाणु उद्भिद जो होता है इनमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, लघुपर्ण और गुरुपर्ण, और इनमें बीजाणु धानियां बनती हैं। बीजाणु धानियां जो होती हैं वो पत्ती की तरह संरचना पर बनती हैं जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है, ये बीजाणु पर्ण गुरु बीजाणु पर्ण हो सकते हैं, ये लघु बीजाणु पर्ण हो सकते हैं। लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानी बनेगी और गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणु धानी बनेगी। ठीक है, इनमें ये बीजाणु पर्ण संघनित होकर शंकु का निर्माण भी करते हैं। कुछ सदस्यों के अंदर बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो संघनित होकर शंकु का निर्माण भी करते हैं। इन बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजाणु धानी की द्विगुणित कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। जब ये अगुणित बीजाणु अंकुरित होते हैं तब ये मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी अस्पष्ट युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इस युग्मकोद्भिद के अंदर जनन अंगों का निर्माण होता है, पुंधानी बनती है और स्त्री धानी बनती है। पुंधानी के अंदर पुंगनु बनते हैं और स्त्री धानी के अंदर एक अंड बनता है। इनमें भी लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पुंधानी से बने हुए पुंगनु जल में छोड़ दिए जाते हैं और वो जल के द्वारा जैसे स्त्री धानी तक पहुँचते हैं और स्त्री धानी के अंड से संगलित हो जाते हैं जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का विकास होता है और बीजाणु उद्भिद पीढ़ी बनती है। और जैसे बीजाणु उद्भिद पीढ़ी विकसित हो जाती है उस समय प्रोथेलस जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो टेरिडोफाइटा के सदस्य जो होते हैं वो बीजाणु बनने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। टेरिडोफाइटा के सदस्य बीजाणु बनने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक सम बीजाणु, सभी बीजाणु एक ही प्रकार के हो, सभी बीजाणु एक ही प्रकार के हो तो इन्हें सम बीजाणु कहा जाता है। सम बीजाणु का कहा जाता है। नंबर 2 विषम बीजाणु। इसमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते। इनमें लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु बनते हैं, इन्हें विषम बीजाणु कहा जाता है। इन्हें विषम बीजाणु
कहा जाता है। ठीक है, तो बीजाणु बनने के आधार पर टेरिडोफाइटा के सदस्य दो प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु और विषम बीजाणु। और बीज प्रवृत्ति सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा के पादपों से प्राप्त हुई। ठीक है, कैसे? यानी कि इनके अंदर जो युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण के अंकुरण से नया बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। तो बीज प्रवृत्ति का विकास जो होता है वो सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा के सदस्यों से हुआ है।